9 سے 10 गुना बड़ा भारत का दिफाई बजट है, उसकी जो परमानेंट ख्वाहिश और ख्वाब है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का, उसके सामने ये एक कॉस्ट इफेक्टिव फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी है। अमेरिका के ऊपर भी भारत की असलियत जाहिर हो गई है। वो तो पाकिस्तान की रिटेलिएशन का 3-4 घंटे उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कल को ये चीन के खिलाफ क्या खड़ा होगा। एटमी धमाकों के वक्त पाकिस्तान को जिन माशी पाबंदियों और सफारती दबाव का सामना करना पड़ा, उनके असरात किस तरह मुरतब हुए, उस वक्त इम्पैक्ट क्या था पाकिस्तान पर? जी, मैं समझता हूँ कि भारत ने हमारी तारीख में कई दफ़ा मई के महीने को चुना है, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन ये रही है, चाहे वो 1998 हो या 2025 हो, कि पाकिस्तान को जून में बजट देना होता है, IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाना होता है, रिलीफ चाहिए होता है, और अगर सियासी और जमहूरी हुकूमत है तो ज़ाहिरी बात है अगर कोई जंग में पाकिस्तान या कशीदगी की कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि फिर वो अवाम को रिलीफ नहीं दे सकेंगे, तो हुकूमत के लिए पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा रिस्पॉन्ड करना इंडिया के लिए। ये तवक्को उनको मई 1998 में भी थी और इस दफ़ा भी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी हमारी हुकूमत ने, फौज ने पाकिस्तान की कौमी सलामती और खुद मुख्तारी को ज़्यादा अहमियत भी दी, लेकिन साथ ही साथ इस ज़ीरक सिफारतकारी जिसका अभी ब्रिगेडियर मिन्हास जिक्र कर रहे थे, उसका भी सबूत देते हुए इंश्योर किया कि इसकी कोई बड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट जो है अवाम पे ना पड़े। और ये बताना बहुत ज़रूरी है, ब्रिगेडियर मिन्हास भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो 9 से 10 गुना बड़ा भारत का दिफाई बजट है, उसके बाद और उसकी जो परमानेंट ख्वाहिश और ख्वाब है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का रवायती जारियत के जरिए से, उसके सामने ये एक कॉस्ट इफेक्टिव फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी है, जो कि उन 8 क्राइसिस ऐसे गुजर चुके हैं उन ब्रास टैक्स से लेके आज तक, जिसमें पाकिस्तान की एटमी सलाहियत की वजह से भारत जो है उसके जो मंसूबे हैं जारहाना वो नाकाम हुए हैं। और साथ ही साथ हमने बहुत जिम्मेदारी का सबूत देते हुए माशी नुकसान से भी पाकिस्तान को बचाया है। सिर्फ इस दफा का मैं आपको जदीद तरीन आपको एक्यूरेट फिगर्स दे दूं कि 10 मई 2025 की सुबह हर घंटे में पाकिस्तान ने भारत को $4 अरब का नुकसान पहुंचाया था। 4 घंटे में उनका $16 अरब का टोटल उनकी इकोनॉमी को लॉस हुआ था, जो कि एक बनिए की जहनियत रखने वाले के लिए ज्यादा बड़ा नुकसान है मिलिट्री लॉस के मुकाबले में। इस वजह से वो फौरन ब्रिटेन भागे भागे कि भाई हमारी तो राइजिंग इंडिया का इन्होंने पूरा जो तलिस्म है वो चुकनाचूर कर दिया है, तो प्लीज हमें हमारी फौज को भी पाकिस्तान से बचाएं और हमारी मईशत को भी बचाएं। और आज भारत और इसके नतीजे में एक बहुत बड़ी तब्दीली इस खित्ते में ताकत के तवाज़ुन में ये आई है 1998 की तरह, कि आज अमेरिका के ऊपर भी भारत की असलियत जाहिर हो गई है कि एक ऐसा मुल्क जिसको मैं चीन के खिलाफ एक आलमी ताकत के तौर पर खड़ा करना चाहता हूं, वो तो पाकिस्तान की रिटेलिएशन का 3-4 घंटे उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कल को ये चीन के खिलाफ क्या खड़ा होगा। तो ये तो सारी इन्वेस्टमेंट मगरबी ताकतों की भारत के ऊपर जाया हो गई है। तो वहां के जो संजीदा पॉलिसी साज हल्के हैं वो यकीनी तौर पर फ्यूचर जो न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक मिसाइल कॉपरेशन है भारत के साथ, उस पे नजरसानी करेंगे। और पाकिस्तान के लिए जियोपॉलिटिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली, जियो इकोनॉमिकली बहुत अहम और मुस्बत मौके पूरी दुनिया में अब सामने आ रहे हैं। अगर हम देखें, भारत को 1974 और 1998 के एटमी धमाकों पर कभी बड़ी पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो आलमी सतह पर सख्त दबाव का सामना करना पड़ा है। या ये आलमी सतह पर आपको लगता है ये दोहरा म्यार है जिसका आज भी पाकिस्तान सामना कर रहा है? ये दोहरा म्यार कब तक बरकरार रहेगा? क्योंकि हम देखते हैं ये पहलगाम वाले वाक़ये में भी भारत को कहीं ना कहीं छूट दी गई, हर चीज़ का सबूत होने के बावजूद भी। देखिए, ये एक बहुत तारीखी अफसोसनाक हकीकत है कि जो उसूल होते हैं ना, आलमी कानून होता है, उसके बारे में एक बड़े मशहूर फिलोसफर का कहना है कि जो आलमी कानून है ना, वो मकड़ी का वो कमजोर जाला होता है जिसको ताकतवर जो है वो रोन डालता है, लेकिन कमजोर कीड़े मकोड़े उसमें पकड़े जाते हैं। well said. तो इंटरनेशनल कानून बिल्कुल ऐसे ही है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को दबाव डालने के लिए बड़ी ताकतें इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अभी फलस्तीन में जो 60,000 लोग शहीद हो गए हैं, तो उस पर कोई जू भी नहीं रेंगती, सिक्योरिटी काउंसिल में एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं आता। ठीक है, तो असल में जो सबसे इम्पोर्टेंट सबक 28 मई हो या 10 मई 2025 हो, उससे हमने दुनिया के सामने ये दिया है
کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو کمزور کو دنیا میں آپ اصول پسند ہوں، قانون کا احترام کرتے ہوں، عالمی برادری کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن اگر کمزور ہیں تو پھر آپ کا وہی حشر ہوگا جو کہ فلسطین کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ہم نے بھی، میں بتانا چاہوں گا کھل کے، 65 اور 71 کے تکلیف دہ تجربے کے بعد یہ سیکھا کہ ہمارا کوئی الائی، ہم بھی سیٹو سینٹو کے الائی تھے 65 میں امریکہ کے، تو ہماری تو اسپیس بھی بند کر دی انہوں نے. تو پھر ہمیں ہماری غلط فہمی دور ہوئی کہ ہمیں اپنے قوت بازو پہ بھروسہ کرنا پڑے گا. 71 کے نقصان کے بعد ہم نے یہ ملتان کانفرنس میں 1972 میں فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی انفرادی قوت، اپنے وسائل کو ایٹمی ڈیٹرنس اور صلاحیت میں کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ اب ہم اپنی سلامتی اور خود مختاری کے لیے کسی قوم پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. اور الحمدللہ یہ وہ فیصلہ ہے جس کی وجہ سے دنیا کی 193 ممالک میں صرف 9 ریاستیں ایسی ہیں جنہوں نے یہ صلاحیت حاصل کی ہے، اور ہم عالم اسلام کی واحد طاقت ہیں. اور پھر میں اس کو جوڑنا چاہتا ہوں دو اور کوئکلی معاملات سے. ایک تو یہ کہ چاہے 1974 ہو اسمائلنگ بدھا، یا 1998 ہو جس طرح بگل صاحب نے بتایا 11 اور 13 مئی کے بھارتی ٹیسٹ ہوں، یا 7 اور 10 مئی کی بھارت کی ناکام حملے کی کوششیں ہوں، ہمیشہ بھارت نے بدقسمتی سے پاکستان کی پاور کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے. بالکل، اس بار بھی ایسا ہی ہوا سید محمد علی صاحب، لیکن جو ہے پھر بھارت کو منہ کی کھانا پڑی. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے کو کبھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب.